फिल्म की शुरुआत रॉय पुल्वर से होती है, जो कभी डेल्टा फोर्स का सदस्य था, लेकिन अब वो खुद को एक असामान्य दुविधा में फंसा हुआ पाता है। हर सुबह वह जागता है और पाता है कि यह फिर से वही दिन है, एक आश्चर्यजनक पुनरावृत्ति जो 139वीं बार हुई है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो दिन फिर से तय हो जाता है और उसे नए सिरे से शुरुआत करनी होती है। सुबह 7 बजे एक व्यक्ति ने उसके अपार्टमेंट पर एक घातक हमला किया, जिसमें एक हेलीकॉप्टर भी शामिल था, जिसमें एक निशानेबाज था जिसने उसके रहने की जगह को गोलियों से भर दिया। बहरहाल रॉय के पास इन हमलावरों से बचने का ज्ञान है। वह अपनी खिड़की से रेत से भरे ट्रक पर एक साहसी छलांग लगाता है, एक ऐसी छलांग जिसमें उसे महारत हासिल करने से पहले 22 असफल प्रयासों की आवश्यकता होती है। इसके बाद वह 2 अन्य पीछा करने वालों पाम और एस्मेरल्डा से बचने के लिए चोरी के वाहन में फरार हो जाता है। वे लगातार शहर भर में उसका पीछा करते हैं, लेकिन वह जानता है कि उनसे कैसे निपटना है, बशर्ते वो आने वाली बस के खतरे को नजरअंदाज न करे। उसके निशान पर अतिरिक्त हथियारे भी हैं, जिनमें गुआन यिन, कबूम, स्माइली, जर्मन जुड़वा और रॉय नंबर 2 के नाम से जाना जाने वाला एक रहस्यमय हमशक्ल शामिल हैं। कभी कभी रॉय इनमें से कुछ खतरों को खत्म करने में सफल हो जाते हैं, फिर भी उनके हमवतन हमेशा उनका पता लगाते हैं और अंत में उन्हें समाप्त कर देते हैं। रॉय का अनुमान है कि उनकी पूर्व पत्नी जेम्मा उनकी अकथनीय दुविधा का उत्तर दे सकती हैं। हालांकि जब वो उसके कार्यस्थल से संपर्क करता है तो उसकी मुलाकात उसके वरिष्ठ कर्नल क्लाइव वेंटर से होती है, जो दावा करता है कि वह एक दुर्घटना में मर गई थी। रॉय के भीतर संदेह पनपता है, जिससे पता चलता है कि वह उसके निधन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। हालांकि वह सच्चाई को उजागर करने के लिए लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाता है। उन दुर्लभ दिनों में जब रॉय बस और पाम दोनों से बच जाता है, वो जैक के भोजनालय में शरण लेता है। उसे बार में सीट सुरक्षित करने के लिए तेजी से कार्य करना होगा, ऐसा न हो कि तलवार के उस्ताद डाई फैंग अंतिम उपलब्ध स्थान पर दावा कर दें। रॉय भारी मात्रा में शराब का सेवन करता है और डेव नाम के एक व्यक्ति के साथ बातचीत करता है, जो सुरक्षा और साजिश के सिद्धांतों पर चर्चा करता है। हालांकि ठीक 12:47 पर हत्यारे बिना असफल हुए उसका पता लगा लेते हैं और उसे भोजनालय की सीमा के भीतर समाप्त कर देते हैं। उन्होंने कभी भी इस महत्वपूर्ण मोड़ को पार नहीं किया है। यदि वह भोजन करना पूरी तरह से त्याग देता है तो उसकी मृत्यु दिन के पहले ही हो जाती है। रॉय ने विभिन्न रास्तों की खोज की है, लेकिन उनका अंत हमेशा एक ही गंभीर परिणाम में होता है। इस विस्मयकारी समय चक्र की शुरुआत से पहले रॉय ने डायनो लेबोरेटरीज में जेम्मा से मुलाकात की। उसने जाहिरा तौर पर उसे नौकरी के अवसर के लिए बुलाया था, लेकिन उसकी रुचि कहीं और थी, क्योंकि उसने उसका माप लिया और उसके बालों का एक नमूना एकत्र किया। अपनी बातचीत के दौरान रॉय ने उस अनोखी मशीन के बारे में पूछा जिस पर वह काम कर रही थी, एक ऐसी मशीन जिसका दुरुपयोग होने पर भयावह परिणाम हो सकते थे। उनके बच्चे का विषय, जो रॉय के पितृत्व से अनभिज्ञ रहा, भी उठा। जेम्मा ने सहमति व्यक्त की कि रॉय उनके बेटे के जीवन का हिस्सा बनने का मौका पाने के हकदार हैं। हालांकि उनकी बातचीत ब्रेड द्वारा अचानक बाधित कर दी गई, जिन्होंने क्षेत्र की प्रतिबंधित प्रकृति पर जोर दिया और घोषणा की कि वे वर्तमान में नए कर्मचारियों की तलाश नहीं कर रहे थे। जब रॉय ने अपना बायोडेटा जमा करने का प्रयास किया, प्रस्थान करने पर जेम्मा ने गुप्त रूप से उसे एक महत्वपूर्ण जन्मदिन का उपहार भेजने का संकेत दिया और ओसिरिस शब्द का उल्लेख किया। इस बीच वेंटर ने अपने प्रयोगों के बारे में रॉय की नई जागरूकता के बारे में संदेह व्यक्त किया, जिससे उन्हें स्थिति को संबोधित करने के लिए ब्रेट को प्रशिक्षित सैनिकों के बजाय सामान्य व्यक्तियों को नियुक्त करने का काम सौंपा गया। शाम को रॉय एक बार में जाते थे और उनकी मुलाकात एलिस नाम की एक महिला से हुई, जिसके साथ उन्होंने एक सुखद शाम का आनंद लिया। बहरहाल बारटेंडर ने रॉय की अपनी पूर्व पत्नी के साथ लगातार व्यस्तता को देखा। जब रॉय एलिस की कंपनी में थे, जेम्मा ने उनकी सहायता की तत्काल आवश्यकता व्यक्त करते हुए उनसे संपर्क किया, लेकिन वेंटर ने अचानक कॉल बंद कर दी। रॉय ने जेम्मा के साथ दोबारा जुड़ने के बजाय एलिस के साथ रहने का विकल्प चुना। जब रॉय एलिस के साथ तल्लीन था, जेम्मा ने उसके बालों और खून के नमूने एकत्र किए, उन्हें एक ट्यूब के भीतर सील कर दिया और उन्हें अपनी रहस्यमय मशीन में डाल दिया। वेंटर ने सुरक्षा कैमरों के माध्यम से घटनाओं के इस क्रम की निगरानी करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जेम्मा दुष्ट हो गई थी और ब्रेट को उसका सामना करने के लिए भेजा। घटनाओं का ये क्रम उस अंतिम सामान्य दिन का प्रतिनिधित्व करता है जिसे रॉय ने भ्रमित करने वाले समय चक्र की शुरुआत से पहले अनुभव किया था। अब उन्होंने अंततः जेम्मा के जन्मदिन के उपहार का अनावरण किया है, आइसेट एंड ओसिरिस नामक एक पुस्तक, जिसके साथ एक नोट भी लिखा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। वह किताब में इतना तल्लीन हो जाता है कि वह अपने पीछा कर रहे हत्यारों से बचने के बारे में पूरी तरह से भूल जाता है।
किताब के साथ भागने से पहले उसे जीवन में 2 और प्रयास करने पड़ते हैं, जिसका श्रेय उस कार में पहले से किसी ध्यान न दिए गए बटन की खोज को जाता है, जिसे वह नियमित रूप से नियंत्रित करता है। इस बटन को दबाने के बाद कार काफी तेज हो जाती है, जिससे रॉय जैक के भोजनालय की ओर जाने वाले निकास से चूक जाता है। इसके बजाय वह अंडरग्राउंड अटलांटा मॉल में पहुंचता है, जहां वह जेम्मा द्वारा छोड़ी गई किताब को पढ़ने के लिए बैठता है। किताब में इसेट और ओसिरिस की कहानी उसे चकित कर देती है, लेकिन उसका पढ़ना तब बाधित हो जाता है जब वह अपने बेटे जो को एक बड़े बच्चे से कुछ खरीदते हुए देखता है। यह महसूस करते हुए कि जेम्मा के निधन के बाद जो एकमात्र परिवार बचा है, वह जो के पीछे एक आर्केड में जाता है जो ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की मेजबानी करता है। उसे पता ही नहीं चलता कि स्क्रीन के पास उसकी मौजूदगी से उनमें गड़बड़ी हो जाती है। वो जो के पास जाता है और स्कूल न जाने के लिए उसे डांटता है, साथ ही उसकी हाल की खरीदारी के बारे में भी पूछताछ करता है। जो ने खुलासा किया कि वे सिर्फ कार्ड हैं, कोई अवैध पदार्थ नहीं। रॉय फिर उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है और जैसे ही वे इमारत से बाहर निकलते हैं, उसे समय का पता चलता है, जो कि 12:50 है, जो कि टाइम लूप शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे लंबा समय है। इस बार उसने जो अलग किया उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण करने पर उसने अंततः निष्कर्ष निकाला कि उन्होंने उस पर एक ट्रैकर रखा होगा। भोजनालय की धातु की दीवारें और मॉल की भूमिगत सेटिंग उसे खतरे से बचाती हुई प्रतीत होती है। तभी हत्यारे आते हैं और रॉय पर गोलियां चला देते हैं। वो जो को गोलियों से बचाने के लिए अपने शरीर का उपयोग करता है और अपने बेटे को ये बताते हुए मर जाता है कि वह उसका पिता है। जैसे ही दिन फिर से ढलता है, वह अपने अपार्टमेंट में घुसपैठिए से ट्रैकर के स्थान के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो व्यक्ति उसके ठिकाने के बारे में बताने से इनकार कर देता है। रॉय बाद में भोजनालय में पहुंचता है और अपने शरीर की बारीकी से जांच करने के लिए सीधे शौचालय की ओर बढ़ता है। अपने अंदर की जांच करने सहित काफी प्रयास करता है, लेकिन फिर भी ट्रैकर का पता नहीं लगा पाता है। ये याद करते हुए कि डेव के पास प्रासंगिक ज्ञान है, वह डेव से संभावित ट्रैकर के छिपने के स्थानों के बारे में पूछताछ करता है। डेव दांतों का सुझाव देता है, जिससे डेंटल हाइजीनिस्ट एलिस की याद ताज़ा हो जाती है, जिसने उसे दंत चिकित्सक की कुर्सी पर सुला दिया था, जबकि ब्रेट ने देखा वो हमेशा से उनके जाल में उलझी हुई थी। जैक से अधिक शराब और प्लाय प्राप्त करने के बाद रॉय बाथरूम में डेव के साथ जाता है और उसके दांत निकालना शुरू कर देता है जब तक कि वो ट्रैकर का पता नहीं लगा लेता, लेकिन 1 सेकंड बाद ही रॉय नंबर 2 द्वारा उसे मार दिया जाता है। प्रत्येक रीसेट के साथ वह एलिस से पूछताछ करता है, जो खुलासा करती है कि ब्रेट ने प्रस्थान से पहले ट्रैकर को प्रत्यारोपित करने के लिए उसे भुगतान किया था। रॉय जैक के भोजनालय तक पहुंचने तक अपनी दिनचर्या का पालन करता है, जहां वो ट्रैकर वाले दांत को हटा देता है और इसे एक परित्यक्त इमारत में चारे के रूप में उपयोग करता है। काम के आने पर उसकी योजना सफल हो जाती है, लेकिन वह अपने नियोक्ता की पहचान उजागर करने से इनकार कर देती है। रॉय ने उसे अपनी बंदूक के साथ भेजा, जो कभी एक निश्चित जर्मन तानाशाह की थी। ये जानते हुए कि जेम्मा के पास उसे इस सब में शामिल करने का एक उद्देश्य था, लेकिन उसे बचाने के लिए समय को पीछे करने में असमर्थ रॉय को अर्थहीनता की भावना के साथ छोड़ दिया गया है। बदला उसकी एकमात्र प्रेरक शक्ति बन जाता है और वो ट्रैकर के बिना अपनी नई मिली आजादी का आनंद लेता है और उन सभी हथियारों को खत्म कर देता है जो उसका पीछा कर रहे थे। काबूम से लिए गए फोन का उपयोग करके वो ब्रेट से संपर्क करता है और उसे और वेंटर का पता लगाने की कसम खाता है। रॉय प्रयोगशालाओं की ओर जाता है और अपनी कार से दरवाजा खोलने का प्रयास करता है, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और ब्रेट द्वारा उसे गोली मार दी जाती है। लूप की एक श्रृंखला शुरू होती है, जिसके दौरान रॉय बार बार डायनो में घुसपैठ करने के लिए अलग अलग योजनाएं तैयार करता है, जैसे विस्फोटकों के साथ अपनी कार भेजना और रॉय नंबर 2 के रूप में प्रस्तुत करना। एक आईडी चुराने से अंततः उसे पहुंच प्राप्त करने की अनुमति मिल जाती है, लेकिन गार्ड और सुरक्षा कैमरों से बचने के लिए आवश्यक तकनीकों में महारत हासिल करने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। एक बार जब वह सफलतापूर्वक अंदर हथियारों की तस्करी कर लेता है, तो गार्डों के लिए कोई समस्या नहीं रह जाती है, लेकिन उसकी अगली बाधा गुआन यिन है, जिसका तलवार से लड़ने का कौशल उसके लिए इतना दुर्जेय साबित होता है कि वह सिर्फ बटुए से उसे वश में नहीं कर सकता। कभी कभी वो तलवार के घावों के कारण जल्दी नहीं मर पाता है और वेंटर उसे ढूंढ लेता है और अपना जीवन समाप्त करने से पहले इतिहास को रीसेट करने के बारे में वही लंबा जटिल भाषण देता है। इनमें से एक भाषण के दौरान रॉय को पता चला कि परियोजना का नाम ओसिरिस स्पिंडल है। उसे 2 महत्वपूर्ण तथ्यों का एहसास होता है। वेंटर इसके कामकाज से अनजान है और जेम्मा उसे ओसिरिस बनाने और वेंटर की योजनाओं को विफल करने के लिए इसमें अपनी भागीदारी की योजना बनाता है। जेम्मा के अपने प्रति विश्वास से सशक्त होकर रॉय एक नई योजना के साथ लूप की एक नई श्रृंखला शुरू करता है।
अपनी प्रथागत दिनचर्या का पालन करने के बाद, जिसमें भोजनालय के शौचालय में एक ट्रैकिंग डिवाइस को सावधानी पूर्वक हटाना शामिल था, वो तलवार सीखने के अनुरोध के साथ दाई फेंग के पास जाता है। वो उसकी साजिश को सम्मोहक पाते हुए सहमत हो जाती है। कई चक्रों में वो उसके मार्गदर्शन में परिश्रम पूर्वक प्रशिक्षण लेता है, जब तक कि वो उससे आगे निकलने के लिए पर्याप्त कुशल नहीं हो जाता। उसके संरक्षण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए वो एक बार फिर डायनो में घुसपैठ करता है। इस बार बंदूकों का इस्तेमाल करने के बजाय वो गुआन यिन का तलवार से मुकाबला करता है और उसकी हर हरकत को आसानी से टाल देता है। खेल खेल में वो अंततः उसे अपने ही हथियार से घायल करने से पहले उसकी चोटी काटकर उसे ताना मारता है। ब्रेट और वेंटर प्रवेश करते हैं, लेकिन रॉय के माथे में तलवार घुसते ही ब्रेट की तेजी से मौत हो जाती है। रॉय और वेंटर के बीच भयंकर हाथापाई होती है। जब वेंटर बंदूक तक पहुंचने का प्रयास करता है तो रॉय तेजी से अपनी तलवार वापस ले लेता है, जिससे वेंटर का हाथ फर्श पर टिक जाता है। इस टकराव के बीच रॉय ने अपने विश्वास को स्पष्ट किया कि किसी को भी देवता की भूमिका का अहंकार नहीं करना चाहिए और इतिहास में हेरफेर नहीं करना चाहिए। इससे सीखने के लिए अतीत को अपरिवर्तित छोड़ने के महत्व पर जोर देना चाहिए। वेंटर, जो के लिए संभावित खतरे का संकेत देते हुए रॉय के क्रोध को भड़काता है। वेंटर को खत्म करने के बाद रॉय अपने वाहन से मॉल की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो बहुत देर से आया है। उसका बेटा बेजान पड़ा है। ये दुखद परिणाम अनगिनत लूपों में दोहराया गया उसकी पीड़ा को तीव्र करता है। पुलिस के खिलाफ संघर्ष करते हुए जो उसे जो के बेजान शरीर तक पहुंचने से रोकती है, रॉय को अचानक क्षितिज पर एक शानदार रोशनी का सामना करना पड़ता है। दुनिया के आसन्न अंत का एक अग्रदूत, जैसा कि जेम्मा ने पहले ही चेतावनी दी थी। रॉय ने निष्कर्ष निकाला कि जेम्मा की मृत्यु संभवतः उसके त्यागने और उसकी सहायता मांगने पर प्रतिक्रिया की कमी के कारण हुई है। अब इस महाप्रलयकारी घटना में उनका बेटा फंस गया है। आसन्न सर्वनाश के कारण सभी प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण रॉय ने खुद को एक उदासीन अस्तित्व के लिए त्याग दिया, जिससे हत्यारों को बार बार उसकी जान लेने की अनुमति मिल गई। हालांकि एक दुर्भाग्यपूर्ण सुबह हिंसा का निरंतर चक्र उसे उसकी निराशा से बाहर निकाल देता है। अपने समय का अधिकतम उपयोग करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वो मॉल में लौटता है, जहां वो जो को वीडियो गेम और साझा भोजन से भरे एक दिन के लिए पुनः प्राप्त करता है। एक अनुष्ठान जिसे वो तब तक दोहराता है जब तक कि दुनिया के निधन का दिन फिर से तय नहीं हो जाता। वो जो को बताना चाहता है कि वो उसका पिता है, लेकिन वो बहुत डरा हुआ है। 249वें लूप के दौरान रॉय जेम्मा के काम के बारे में बात करता है और जो कहता है कि उसने उससे सुबह सुबह बात की थी जब वो घर नहीं आई थी। इससे रॉय को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि उसे रात में मार दिया गया था। अब वो उसे बचाने की योजना बना रहा है। दिन तय करने के बाद वो प्रयोगशाला में घुस जाता है और उत्तर के लिए वेंटर और ब्रेट को गोली मार देता है। ब्रेट ने कबूल किया कि वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि जेम्मा ने ओसिरिस स्पिंडल के साथ क्या किया। ऐसा लगता है कि उसने इसे गड़बड़ कर दिया है और अब वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। वेंटर को पता चलता है कि रॉय अंदर घुस सकता है क्योंकि स्पिंडल काम कर रहा है, जिसका मतलब है कि जेम्मा ने उसके लिए गायब टुकड़ा बना दिया है। रॉय ने सुरक्षा कैमरों की जांच की और पाया कि जागने के 14 मिनट बाद जेम्मा की मृत्यु हो गई। इतने कम समय में जेम्मा को बचाने के लिए रॉय ने दिन को फिर से शुरू करने के लिए खुद को गोली मार ली। वो हमेशा की तरह पहले हत्यारे को मार डालता है, लेकिन इस बार वो खिड़की से बाहर हेलीकॉप्टर में कूद जाता है। वो बंदूकधारी को बाहर निकाल देता है, पायलट को धमकाता है और डायनो की ओर चला जाता है। वो बंदूकधारी की मशीन गन लेता है और बाहर हत्यारों को मार देता है। फिर वो शवों के ढेर से एक बंदूक और गुआन यिन की तलवार लेता है। रॉय जेम्मा की प्रयोगशाला में जाता है, जहां ब्रेट उस पर हमला कर रहा है। वो ब्रेट और वेंटर दोनों को तुरंत मार देता है। जेम्मा पूछती है कि उसे उस तक पहुंचने में कितनी कोशिशें करनी पड़ी। रॉय झूठ बोलता है, कहता है कि यह केवल एक ही था, लेकिन जेम्मा को सच्चाई का पता चल जाता है क्योंकि वो उसे जो की सुरक्षा के बारे में बताता है। जेम्मा बताती है कि स्पिंडल को रोका नहीं जा सकता, केवल पुनः आरंभ किया जा सकता है। उसने इसे रॉय के डीएनए से मेल करा दिया, इसलिए यदि वह इसमें प्रवेश करता है तो दिन आखिरी बार रीसेट हो जाना चाहिए। रॉय जेम्मा को चूमता है और ओसिरिस स्पिंडल में प्रवेश करता है, उम्मीद करता है कि यह आखिरी बार दिन को फिर से शुरू करेगा।